गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चले होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नावली कर रहे थे, यानी कि टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रथम प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव रुधिर एक श्यान तरल है, ठीक है, इसकी श्यानता का क्या कारण है। रुधिर में प्रोटीन का पाया जाना, प्लाज्मा में विषाणु, सीरम में सोडियम, या रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पाया जाना। यानी कि उस श्यान का मतलब गाढ़ा क्यों है, जो रक्त है वो गाढ़ा क्यों है। गाढ़े होने का कारण ये है कि उसमें क्या पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। तो रुधिर रक्त कणिकाएं उसमें पाई जाती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर आधान, यानी कि रुधिर को जो है ना, यानी कि किसी के ऊपर चढ़ाया जाना, उसे रुधिर आधान कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा एक सही है। रुधिर वर्ग बी को रुधिर दे सकता है और वर्ग ए बी से ले सकता है। ठीक है, तो यानी ए बी से ले सकता है लेकिन सिर्फ दे बी को सकता है। अगला है कि रुधिर वर्ग बी ए बी को रुधिर दे सकता है तथा वर्ग बी से ले सकता है। रुधिर वर्ग बी ए बी को रुधिर दे सकता है और ए से ले सकता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब है अंतिम कि रुधिर वर्ग ओ को रुधिर दे सकता है और बी से ले सकता है। और आप लोग जानते हैं, अब यहाँ पर हमें नियम अपनाना है कि ओ सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही है। इसका मतलब है आपका उत्तर बी से हो जाएगा कि बी ए बी को रुधिर तो दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ क्या, बी से। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कारण नहीं है। यानी कि मानव के गुर्दा जो है उसका सामान्य कारण नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस में आया है। रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण बिल्कुल करता है। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है गुर्दा। यूरिया को छानकर बाहर निकालता है, बिल्कुल करता है। कई हार्मोनों का स्राव करता है। क्या गुर्दे से कई हार्मोन निकलते हैं, इनमें से इसका कार्य कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हार्मोन बिल्कुल निकलता है। ठीक है, रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये यानी कि शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है। सामान्य स्थिति में यूरिया, सोडियम, अमीनो अम्ल या पोटेशियम। यानी बीमार की स्थिति छोड़ दी जाए तो सामान्य स्थितियों में इसमें कौन सा ऐसा है जो क्या होता, कभी भी बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, यूरिन के साथ। तो इसमें कौन सा बाहर नहीं निकलता, अमीनो अम्ल कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल जानते हैं आप लोग, अमीनो अम्ल किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है। अर्थात यकृत से जब रुधिर बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसमें क्या यूरिया की मात्रा या सोडियम की मात्रा, सॉरी, यूरिया की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा या लाल रुधिर अणुओं की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप जानते हैं यकृत से जब निकल करके आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, यूरिया की मात्रा ज़्यादा रहेगी रुधिर में। ठीक है, और यही यूरिया जो वृक्क होता है यानी किडनी होती है वो छानता है। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या किया जाता है, त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है, त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को रोका जा सकता है,
पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदला जा सकता है। ऐसा तो संभव नहीं है कि बदला जा सकता हो, ठीक है, यानी कि सही जीन में बदला। ओके, कह रहा है कि इसमें ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, त्रुटिपूर्ण जीन को हटा दिया जाएगा सिर्फ, तो उसमें जो है ना, जरूरी भी तो है कि उसकी जगह पर जीन होना भी चाहिए। दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है तो त्रुटिपूर्ण जीन हटना चाहिए। त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोका जा सकता है, ये तो संभव नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि जीनी चिकित्सा में त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु त्रुटिपूर्ण, पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदला जाता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। 54 है, निम्नलिखित सूची को क्या करिए, यानी कि सुमेलित करवाइए। और इसमें सुमेलन में दिया हुआ है कि आपका बोमैन संपुट, श्लेष्म, नलिकीय, पुनः अवशोषण, वसा रेक्टा। अब ये जगह हैं अतिसारी यानी कि मूत्र, ग्लूकोज और ग्लोमेरुलस और त्वचा, ठीक है। ये चीजें दी गई हैं। अब इन्हें क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो इनको जो मिलाएंगे तो किस तरह से, बोमेन संपुट का काम क्या है, श्लेष्मा का क्या काम है, नाभिकीय पुनः अवशोषण कहाँ से होता है, और वासा रेक्टा, ठीक है, इसका क्या काम होता है। तो इसके लिए यानी कि निर्धारण करना है हमको कि इसमें होगा क्या। तो देखिए, इसमें है बोमेन संपुट, ये ग्लोमेरुलस का काम करता है। जो श्लेष्म है, ठीक है, ये त्वचा में पाया जाता है। नाभिकीय पुनः अवशोषण जो है वो, ठीक है, नलिकीय पुनः अवशोषण ये आपका होता है ग्लूकोज का। और वसा रेक्टा, तो जो वसा रेक्टा होता है, ठीक है, वो अतिसारी, ठीक है, मूत्र में पाया जाता है। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर हो गया 3 और 4 और 2 और 1, ठीक है। तो 3, 4 और 2, 1 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 3, 4, 2, 1, यानी उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। लाल रुधिराणु निर्माण विक्र द्वारा नियंत्रित होता है, वृक्क की बात कर रहा है। तो ये क्या है, गलत है, सही है। अगला, एरिथ्रोप्राइटिन लाल अस्थियों में पाया जाता है। यदि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ ना निकल जाएं तो मृत्यु निश्चित है, ठीक है। और उपरोक्त सभी, इसमें सभी जो है ना ये गलत है, ठीक है। लाल रुधिर, ठीक है, विक्र द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, प्लीहा स्प्लीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ न निकाले जाएं तो मृत्यु निश्चित नहीं है, यानी कि शारीरिक समस्याएं होंगी। तो सभी क्या हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉल में तथा मोम में उत्सर्जित होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्सर्जित होता है और मोम कहाँ उत्सर्जित होता है। तो सीबम पित्त, अमोनिया पित्त, यूरिया सीबम और पित्त सीबम। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल पित्त में और मोम जो है उस सीबम में उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो पित्त के द्वारा क्या होता है, इसीलिए किसी को कोलेस्ट्रॉल का मैटर होता है या बीमारी होती है तो लीवर बोलते हैं कि लीवर खराब है इसका। अगला प्रश्न है, मूत्रमार्ग संक्रमण, मूत्रमार्ग संक्रमण स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। कारण, स्त्रियों में मूत्रमार्ग पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, लंबा होता है। अब इसमें अब यही है कि ए और बी दोनों, यानी ए और आर सही हैं अथवा गलत हैं। यदि दोनों सही हैं तो जो है ये इसका कारण बताता है अथवा नहीं बताता है। तो इसमें आपका जो है ये, इसमें कह रहा है ए और बी दोनों सही हैं, ए आर का सही व्याख्या करता है, ठीक है। और ए और आर दोनों गलत हैं, ये बिल्कुल गलत है, यही सही होगा आपका। क्योंकि मूत्रमार्ग संक्रमण स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए जो है वो क्या होता है, यानी कि अधिक जो है
वो संक्रमण उसमें बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है। अगला प्रश्न है, इनमें सुमेलित कीजिए। परानिस्यंदन, मूत्र की सांद्रता, मूत्र का प्रवाह और मूत्र का संचय, मूत्रमार्ग, मूत्राशय और हेले लूप और ये मल्पिघियन और नलिका। ठीक है, अब इसमें इन्हें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, यानी कि परानिस्यंद कौन करता है, सांद्रता को नियंत्रित कौन करता है, प्रवाह को कौन करता है, और संचय कहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपको एक ही चीज पता हो जाए, डी मूत्र संचय जो होता है वो मूत्राशय में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। तो यानी कि डी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डी का जो यानी कि जहां पर भी 2 हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक बार देख लीजिए आप, उत्तर डी कहाँ पर है, 1 में है। इसका मतलब है कि आपका उत्तर हो जाएगा ए। तो अब यहाँ पर ए का उत्तर आने के लिए, तो इसमें परिनिस्यंदन कहाँ पर होता है, मल्पिघियन नलिका में होता है। ठीक है, और मूत्र की सांद्रता जो क्या होती है, निर्धारित होती है, वो हेनले लूप के द्वारा होती है। और इसका जो प्रवाह होता है वो मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया ए, अर्थात 4 3 और 2। चलिए अगला प्रश्न है, किसमें कह रहा है, पसीने का मुख्यतः यानी कि पसीने में मुख्यतः क्या निकलता है, जल एवं NaCl, NaCl एवं सीबम, गंदगी एवं जल, सीबम एवं जल। ठीक है, तो पसीने के साथ निकलता क्या है, तो पसीने के साथ जल एवं NaCl यानी कि जल निकलता है और नमक निकलता है। आपको उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, वृक्क नलिका में सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित होता है, यानी कि वृक्क नलिका में अवशोषण सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है, ग्लूकोज का, ठीक है, या यूरिया का, सोडियम का, या पोटेशियम का। तो किस चीज़ का होता है, तो वृक्क नलिका में सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है यूरिया। अगला है, वृक्क यानी कि जो किडनी है, तो वही है, यानी कि यूरिया को क्या करता है, अपने पास रोक लेता है ना, और फिर उसको बाहर निकाल देता है। वृक्क की निस्यंद इकाई है, तो निस्यंद इकाई का मतलब जो छानती है उसे क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, या पीत तंतु, या एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन और न्यूरॉन ये दोनों एक यानी न्यूरॉन का ही भाग एक्सॉन होता है, और जो वृक्क की निस्यंदक यानी कि छानने वाली जो इकाई होती है उसे बोला जाता है क्या, नेफ्रॉन। ठीक है, ये 3 होते हैं, 3 जो है बहुत पतली पतली नलिकाएं 3 जगह पाई जाती हैं। एक अवशोषण के लिए पाई जाती है छोटी आंत में, और एक जो है वृक्क में पाई जाती है नेफ्रॉन, और एक फेफड़े में पाई जाती है। ठीक है, जब उसका आएगा तो इन दोनों का भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीवा यानी गर्दन में ग्रीवा केशिका 5 केशिकाएं पाई जाती, कशेरुकाएं पाई जाती हैं। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। क्रेनियल 8 अस्थियों के संयोजन से बना होता है। अब इसमें एक और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या केवल 3 सही है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं। क्रेनियल 8 अस्थियों के संयोजन से बना होता है, ये है। तो आपको उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित खनिजों में से विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, इन खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि केवल कैल्शियम और लोहा की, कैल्शियम और सोडियम की, या तीनों की, इनमें से किसी की नहीं। कह रहा है मानव पेशी संकुचन की बात कर रहा है, तो मानव पेशी संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होगी,
तो मानव पेशी संकुचन के लिए क्या है, ये तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी, लोहा की भी और सोडियम की भी। ठीक है, तीनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, पायरुविक अम्ल, यूरिक अम्ल। ठीक है, तो कौन इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण क्या हो जाती है, थकावट होती है? यदि वो ना बने और तो क्या हो जाए, थकावट नहीं लगे, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब वो वहाँ से हट जाता है तो थकावट क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण थकावट लगती है। शरीर के नीचे लिखे हुए भागों में एक की मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती हैं, परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। ये बताइए किसकी? चेहरा की, भुजा की, आंत की या टांग की? तो इसका उत्तर होगा चेहरा की। चेहरे की जो है ना, यानी कि जो मांसपेशियां हैं धीरे धीरे संकुचित होती हैं, और यानी कि एक बार कई स्थानों पर क्या होती हैं, बनी रहती हैं। ठीक है, या ये संकुचित नहीं होती। आंत की जो है ना, वो तो तुरंत जो है ना, वो अपने आप, ठीक है, वो चलती रहती हैं, आंत गति करती रहती है। यदि अस्थिबंध टूट जाए तो जोड़ मुक्त चालित हो जाएगा, अचलनशील हो जाएगा, कोई असर नहीं होगा, या अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अस्थिबंध जिससे कि यानी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, यदि वो टूट जाए तो क्या होगा, तो मुक्त चालित हो जाएगा, यानी कि वो कहीं पर भी किधर की तरफ घूमने लगेगा। वह पेशी संकुचन जिसमें पेशी तनाव बढ़ता है, पेशी लंबाई उतनी रहती है तथा कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता, क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देखिए। ऐसा पेशी संकुचन जिसमें पेशी तनाव बढ़ता है, पेशी की लंबाई उतनी ही रहती है, यानी पेशी में तनाव तो बढ़ेगा लेकिन लंबाई उतनी रहेगी, तथा कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, उसे टिटेनस कहते हैं, समसारी संकुचन कहते हैं, ऐंठन कहते हैं, आइसोमेट्रिक संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक संकुचन। लंबाई नहीं बदलती, तनाव बढ़ता है, ठीक है, परंतु कोई कार्य नहीं होता है। ये कभी कभार जो है ना, शरीर में कई बार यानी कि बोलते हैं कि नस चढ़ गई है, ये उसी की बात कर रहा है। अगला कह रहा है कि मानव शरीर का वह भाग, मानव शरीर का वह भाग जहाँ पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो क्या है? क्या तालु है, ग्रसनी है, कंठ है, या एपिग्लोटिस है? ठीक है, तो जहां पर पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? ग्रसनी में तो नहीं होता ना, कंठ होता है। ठीक है, तो आपको उत्तर हो जाएगा क्या? कंठ। इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि कौन सा गलत लिखा हुआ है? यहाँ संधियां दी गई। कंदुक खलिका संधि कंधे में पाई जाती है, धुराग्र संधि सिर व एटलस में, एक्सिस के दंताभ में पाई जाती है, कब्जा संधि घुटना में पाई जाती है, प्रसार संधि कोहनी में पाई जाती है। तो इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो कंदुक खलिका संधि, ठीक है, कंदुक और खलिका संधि बिल्कुल, यानी कि जो है ना उसमें पाई जाती है, कंधे पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है धुराग्र सिर संधि, सिर में भाई पाई जाती है, यानी कि सिर पे क्या होता है? जाम रहता है, ये इधर उधर नहीं होता। एटलस में पाई जाती है, ठीक है, एक्सिस के दंताभ में भी पाई जाती है, कब्जा संधि घुटना में पाई जाती है, यानी कि एक जो है अस्थि दूसरे अस्थि में क्या होती रहती है? सेट रहती है। प्रसार संधि कोहनी में, कोहनी में प्रसार संधि नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर भी कंदुक खलिका संधि पाई जाती है, सॉरी, कब्जा संधि पाई जाती है यहाँ पर भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर हो गया डी। इसमें सूची को सुमेलित करना है। कपाल है, खांच है, फोरमेन है, और ये मैंड्रिबल है। कपाल बॉक्स, कपाल की अकेली अचल हड्डी, अचल शीर्ष संधि, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के बीच का जोड़।
ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ करते हैं, यानी कि इनको हमको मिलाना है, किसमें किसके साथ कौन सा क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ पर यानी हम देखते हैं कि जो कपाल लिखा हुआ है, ठीक है, कपाल का कपाल बॉक्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कपाल बॉक्स में पाया जाता है। खांच जो है वो क्या होती है, अचल संधि का निर्माण करती है। खांच, खांचे में इंटर यानी कि वो क्या होती है, कोई चीज़ प्रवेश रहती है तो उसमें जो है ना कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है फोरमेन मैग्ना। ये जो है ना फोरमेन मैग्नम, ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क जहाँ पर क्या होता है दोनों जुड़ते हैं उसे बोला जाता है। इसके बाद आता है मैंड्रिबल, ये कपाल की अकेली अचलशील संधि यानी कि हड्डी है, यानी ऐसी हड्डी जो क्या है उसमें पाई जाती है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा उत्तर हो गया वो 1, 3, 4 और 2 होगा। ठीक है, तो 1, 3, 4, 2 किस में है, बी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला है मानव कर्ण से संबंधित कौन सा, ठीक है, कथन गलत है। स्टेप मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और अब ये देखना है कि आंतरिक कर्ण में पाई जाती है अथवा नहीं। तो ये क्या होती है, ये इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी तो हड्डी है लेकिन वो आंतरिक कर्ण में नहीं पाई जाती, वो मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो आंतरिक कर्ण के 2 कार्य होते हैं, शारीरिक संतुलन बनाना और सुनना, बिल्कुल सही है। यूस्केटिन ट्यूब मध्य कर्ण को ग्रसनी से क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, ऑडिटरी वाल्व बाह्य कर्ण का भाग है। ठीक है, ये भी है। तो हमारा पहला ही स्टेप, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो है लेकिन मध्य कर्ण में पाई जाती है, अंतःकर्ण में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है, बहुत बार पूछा गया है। 206 हड्डियां होती हैं, या 208 होती हैं, याद होगा ना, 206 होती हैं। अगला है, इसमें दिया हुआ है आपका निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का नेत्र लेंस दूर पिंड से आने वाली समानांतर किरणों को रेटिना के सामने फोकस करता है। ठीक है, इनमें कौन यानी सही है, दोनों सही हैं, गलत है। ठीक है, नेत्र दृष्टि दोष है और उसमें निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष वाले यानी कि व्यक्ति का नेत्र लेंस दूरस्थ पिंड आने वाली समानांतर किरणों को रेटिना के सामने फोकस कर देता है। ठीक है, जिससे हमें अवतल लेंस यानी कि जो अभिसारी लेंस होता है यानी जो प्रसार करने वाला उसकी जरूरत होती है। तो अवतल लेंस अभिसारी होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ना वो ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। अगला है निकट दृष्टि यानी कि मायोपिया दोष का संबंध किससे है। तो निकट दृष्टि जो है वो किससे है, आंख से है। इसका जो है यानी सीधा संबंध आंख से। तो स्टूडेंट्स ये थे यानी कि हमारे कुछ प्रश्न, इसमें हैं 25 से 30 प्रश्न रहे होंगे लगभग लगभग। तो ये काफ़ी आप लोगों के यानी उपयोगी होगा, हार्ड तो लग रहा होगा लेकिन प्रश्न लगभग लगभग इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एक दो बार इनको देख लीजिए, आप लोगों को जो है ना सही से यानी वो हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट और है कि अभी तक आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।